सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के संबंध में। जैसा सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि हम 11th पेपर के अंदर जो यूनिट 3 है उसके बारे में मैं आप सबके सामने जो टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और अब तक हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात की, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में बात की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बात की। फिर हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट किया था और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अपन ने जो है पिछले बार जैसा अपन इस में देख सकते हैं जो टॉपिक नंबर 6 तक जो है वहाँ तक हम लोगों ने बात की थी। इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और फिर हमने पिछले बार बात की थी टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस के संबंध में। तो हमें मालूम है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में 4 प्रकार के ट्रांजिशंस जो होते हैं वो होते हैं और उनके बारे में हमने पिछले बार डिटेल में बात की थी। और उसके बाद में हमने बात की थी सिलेक्शन रूल्स के बारे में। तो अब तक हम सिलेक्शन रूल में यानी हमने जो 6 नंबर पॉइंट था वहाँ तक हम लोगों ने बात की थी। आज हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन लॉज के संबंध में और फिर हम स्टार्ट करेंगे कुछ कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है एक एक करके यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज हम जो है बात करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन लॉ के बारे में। देखिए, when the radiation passes through a solution, some amount of light is absorbed। हमको मालूम है कि मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अगर उसको हम किसी विलेन में से गुजारते हैं तो उसका कुछ भाग जो होता है वो अवशोषित हो जाता है, सम पार्ट इज एब्जॉर्ब। मान लीजिए सपोज I0 इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो उस सॉल्यूशन के ऊपर इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रेडिएशन है, उसकी इंटेंसिटी I0 है। एंड I इज़ द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन, यानी कि उस सॉल्यूशन में से जो बाहर निकल गई रेडिएशंस उसकी इंटेंसिटी उसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब कैन बी मेजर्ड बाय, तो जो रेडिएशन जो एब्जॉर्ब होगी उसको हम कैसे बताएंगे, दैट विल बी इक्वल टू I0 माइनस I, जिसको यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो यहाँ एब्जॉर्बेंस जो होगी, जो रेडिएशन कितनी एब्जॉर्ब होगी वो कहलाएगी I0 माइनस I के बराबर होगी। तो ट्रांसमिटेंस जो है, ट्रांसमिटेंस उसका अपोजिट है, यानी कि जो रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं होती वो कितनी है। तो ट्रांसमिटेंस T इज इक्वल टू क्या होता है, ये फ्रैक्शन होता है I अपॉन I0, यानी कि कितनी रेडिएशन जो है टोटल I थी वो तो है I0 और कितनी ट्रांसमिट हुई वो है I। तो इसका जो फ्रैक्शन है वो कहलाता है ट्रांसमिटेंस, दैट इज इक्वल टू T। तो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस अगर हमें ज्ञात करनी हो तो हम क्या करेंगे, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो T विल बी मल्टीप्लाइड विद 100। और एब्जॉर्बेंस A जो होता है वो होता है I0 अपॉन I, इसका लॉगरिथम टू द पावर 10। तो log टू द बेस 10 I0 अपॉन I इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस। इसको हम लिख सकते हैं log टू द बेस 10 1 अपॉन T के बराबर जो है होता है। इफ द एंटायर लाइट पासेस थ्रू ए सोल्यूशन विदाउट एनी एब्जॉर्प्शन देन द एब्जॉर्बेंस इज 0। ये बात हमको सबको पता होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए लाइट जो है वो पूरी की पूरी या रेडिएशन पूरी की पूरी जो है उस सॉल्यूशन में से पास हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो एब्जॉर्बेंस है वो 0 है। और इन दिस केस द परसेंटेज ट्रांसमिटेंस वुड बी 100%, या उसकी ट्रांसमिटेंस जो है वो 1 होगी, या हम परसेंटेज ट्रांसमिटेंस की बात करें तो वो 100 होगी। इफ़ ऑल द लाइट इज एब्जॉर्ब देन द एब्जॉर्प्शन इज इनफाइनाइट एंड द प्रेजेंट ट्रांसमिटेंस इज 0%। यदि सारी की सारी जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे, उसकी एब्जॉर्बेंस जो है वो 1 है और परसेंटेज ट्रांसमिटेंस जो है वो 0 है। अब हम बात करते हैं
बियर लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में। देखिए, बियर लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में क्या है, इट गिव्स ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एब्जॉर्बिंग स्पीसीज। मान लीजिए कि कोई हमारे पास में ऐसा विलियन है जो कि रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, तो उसका जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा उसके साथ में और एब्जॉर्बेंस के बीच में जो रिलेशनशिप होगी वो क्या होगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और एब्जॉर्बेंस के बीच में जो रिलेशनशिप होगी वो लीनियर होगी। दिस लॉ स्टेट्स दैट the absorption is directly proportional to the concentration of the absorbing substance and the length of the path of the radiation through the sample। यानी कि लैम्बर्ट्स बियर लॉ कहता है कि यदि किसी एब्जॉर्बिंग मीडियम पे से किसी रेडिएशन को गुजारा जाएगा, किसी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को गुजारा जाएगा, तो उसकी जो एब्जॉर्बेंस है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन के और उसके पाथ लेंथ के, यानी कि कितनी लेंथ में से वो रेडिएशन गुजरी है, जितनी ज़्यादा लेंथ में से वो गुजरेगी उतना ही उसका एब्जॉर्प्शन जो है उस एब्जॉर्बिंग मीडियम द्वारा किया जाएगा। तो ये दोनों के प्रोपोर्शनल होती है, एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस एंड द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द रेडिएशन थ्रू द सैंपल। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड ईच सक्सेसिव यूनिट लेयर एब्जॉर्ब्स एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट। ये जो होता है ये इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो है उस पर निर्भर नहीं करती, यानी कि जो रेडिएशन जो आपतित रेडिएशन थी उसकी तीव्रता पर ये निर्भर नहीं करती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एब्जॉर्बेंस ए इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन इंटू सी इंटू बी। अब ये एप्सिलॉन जो है वो एब्जॉर्बिविटी कोफिशिएंट है, C इज़ कॉन्सेंट्रेशन और B जो है जिसकी हमने अभी बात की थी ये पाथ ऑफ द रेडिएशन है। तो उसकी जो लंबाई है जो सेल की जिसमें से रेडिएशन पास हो रही है वो B के बराबर होता है। तो एब्जॉर्बेंस के लिए हम लिख सकते हैं log to the base 10 I0 upon I, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू C इंटू B। ये क्या है, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है बियर लैम्बर्ट्स लॉ का, वेयर A is the sample's absorbance value at specific wavelength और frequency। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पर जो एब्जॉर्बेंस है उसकी वैल्यू है। एप्सिलॉन इज द मोलर एब्जॉर्बिविटी और द मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस, ये एप्सिलॉन है। B क्या है, जैसा मैंने बात की थी आपसे पहले में, B इज द पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल इन सेंटीमीटर एंड C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन मोल्स पर लीटर। तो ये सारी जो टर्म्स हैं उनके बारे में हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन एब्जॉर्बिविटी कोफिशिएंट इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है किसी पर्टिकुलर मटेरियल पे के लिए किसी एक निश्चित वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो ये लॉ कहता है कि अगर कोई ऐसा एब्जॉर्बिंग मीडियम है उसको लिया जाए तो उसके अंदर में से जो पास होने वाली रेडिएशन है उसकी जो एब्जॉर्बेंस है वो कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है और पाथ लेंथ या जो सैंपल सेल है उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी जितनी ज़्यादा उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी एब्जॉर्बेंस जो है वो उतनी ही अधिक होगी। लेकिन इसके लिए आवश्यक कंडीशन क्या है कि आवश्यक कंडीशन है कि जो लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक या जो रेडिएशन है वो एक ही कलर की होनी चाहिए, उनकी वेवलेंथ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है जो कि एब्जॉर्बिविटी या मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जिसको हम कहते हैं। तो ये है लैम्बर्ट्स बियर लॉ जो कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है लिमिटेशंस ऑफ लैम्बर्ट बियर्स लॉ। अंडर सर्टेन कंडीशंस लैम्बर्ट्स बियर लॉ fails to maintain a linear relationship between absorbance and concentration of the solution। जैसे हम सोचते हैं कि ये लैम्बर्ट्स बियर लॉ जो है वो हर कंडीशन में अप्लाई होगा, लेकिन इसके अंदर कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं या इसकी हम कह सकते हैं इसके लिमिटेशंस हैं जिसमें ये लैम्बर्ट्स बियर लॉ के बीच में जो लीनियर रिलेशनशिप होती है एब्जॉर्बेंस और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में वो फॉलो नहीं हो पाती। तो पहला है डेविएशन इन एब्जॉर्बिविटी कोफिशिएंट at high concentration
0.01 m से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जब अगर होगी सॉल्यूशन की, तो एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच की जो रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं रह पाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो होते हैं, जो कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, इसके कारण से ऐसा होता है कि ये जो लीनियर रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं रह पाती। फिर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू पार्टिकल प्रेजेंट इन द सैंपल। जैसे मान लीजिए केवल एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस ही नहीं है, स्कैटरिंग भी अगर हो रहा है, ऐसे कुछ पार्टिकल्स हैं जो लाइट को स्कैटर करते हैं, तो ये रिलेशनशिप जो है वो एग्जैक्ट जो है वो नहीं रह पाती, यानी कि इसमें डेविएशन मिलता है। तीसरा है केमिकल डेविएशन ड्यू टू स्पेसिफिक केमिकल स्पीसीज ऑफ सैंपल अंडर इन्वेस्टिगेशन। जैसे कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसके कारण केमिकल डेविएशन हमें मिलते हैं, जैसे मान लीजिए आयनाइजेशन है, एसोसिएशन है, या और कोई केमिकल रिएक्शन है, उसके कारण से। चौथा है नॉन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, यानी अगर हम ऐसी लाइट यूज़ करते हैं जो मोनोक्रोमेटिक नहीं है, सिंगल कलर की नहीं है या सिंगल वेवलेंथ की नहीं है, तो उस केस में ये लैम्बर्ट्स बियर्ड लॉ जो है वो सही रिजल्ट नहीं देता। और पांचवा है फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस ऑफ द सैंपल। यदि लाइट जो है वो फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस का फिनोमेना वहाँ पर दर्शाएगी या उसमें दिखेगा, तो वहाँ पर भी जो है इस प्रकार का जो फिनोमेना है, लैम्बर्ट्स बियर्ड लॉ जो है वो उसमें अप्लाई नहीं होता है। अब हम बात करते हैं, इसके बाद में है द क्रोमोफोर कॉन्सेप्ट के संबंध में। क्या होता है क्रोमोफोर? क्रोमोफोर हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस है या वो ग्रुप है जो कि कलर प्रोवाइड करता है, तो वहीं से ये जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। ऑल दोज कंपाउंड्स विच एब्जॉर्व लाइट ऑफ द वेवलेंथ बिटवीन 400 to 800 मिली माइक्रोन, या जिसको हम नैनोमीटर भी कह सकते हैं, अपीयर कलर टू द ह्यूमन आई। देखिए, जो भी 400 से लेके 800 के बीच में विजिबल रेंज में एब्जॉर्व करते हैं वो हमारी आंखों को कलर्ड दिखते हैं, ये एक सामान्य बात है। एग्जैक्ट कलर डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द कंपाउंड। ओरिजिनली ए क्रोमोफोर वॉज कंसिडर्ड एनी सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द कंपाउंड। पहले हम ओरिजिनली मानते थे कि क्रोमोफोर वो है जो कि किसी भी कंपाउंड को कलर देने का काम करता है। नाइट्रो कंपाउंड्स आर जनरली येलो इन कलर। क्लियरली नाइट्रो ग्रुप is the chromophore which imparts yellow color. Similarly, aryl conjugated azo group is a chromophore for providing color to the azo dyes. Now the term chromophore is used in a broad way. जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, नाइट्रो है वो येलो कलर देने का काम करता है, तो उसको हम जो है वो एक क्रोमोफोर है। इसी तरह से एजोडाइज में जो N2 ग्रुप होता है वो क्या करता है, वो उसको एजोडाइज को कलर देने का काम करता है। लेकिन ये जो पुरानी बात थी कि हम मानते थे कि जो कलर इम्पार्टिंग सब्सटेंसेज हैं या कलर इम्पार्टिंग ग्रुप्स हैं उन्हीं को ही हम क्रोमोफोर कहते हैं, लेकिन अभी हम उसको क्या कहेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज एन आइसोलेटेड कोवेलेंटली बॉन्डेड ग्रुप दैट शोज ए कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन इन द अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन। चाहे उसके कारण कलर आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन क्या है, एक कोवेलेंटली बॉन्डेड ग्रुप है जिसके कारण से जो कि यूवी विजिबल रेंज में एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम जो है वो क्रोमोफोर कहते हैं। नेक्स्ट है द एब्जॉर्प्शन अकर्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कलर इज प्रोड्यूस्ड और नॉट। जैसा मैं आपसे अभी कह रहा था, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रोमोफोर्स आर इथाइलिनिक, एसिटाइलिनिक, कार्बोनाइल्स, एसिड्स, एस्टर्स, नाइट्राइल ग्रुप, एसेट्रा। A carbonyl group is an important chromophore, although the absorption of the light by an isolated group does not produce any color in the ultraviolet spectroscopy. जो कार्बोनाइल है ये भी एक important क्रोमोफोर है। हालांकि ये क्या होता है, although the absorption of the light by isolated group does not produce any color in ultraviolet spectroscopy. अगर ये खाली CO ग्रुप प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O, तो इसके कारण से कलर नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये एब्जॉर्ब जरूर करता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर। देखिए, दो तरह के क्रोमोफोर्स हैं। क्रोमोफोर पहला है ए क्रोमोफोर इन विच द ग्रुप कंटेन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड दे अंडरगो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। सच क्रोमोफोर्स आर एसिटाइलिनिक एंड इथाइलिनिक क्रोमोफोर, इथाइलिन्स एंड एसिटाइलिन्स एसेट्रा। दूसरा है
क्रोमोफोर्स विच कंटेन बोथ पाई इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन हैं। जब हमने पिछले बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के संबंध में बात की थी तो हमने इनके बारे में भी बात की थी। तो जिसके पास दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, सच क्रोमोफोर्स अंडरगो टू टाइप ऑफ ट्रांजिशंस, पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रोमोफोर्स आर कार्बोनाइल्स, नाइट्राइल्स, एजो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स एसेट्रा। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं, कार्बोनाइल ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, एजो ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप। द कंपाउंड्स कंटेनिंग सच एटम्स एज, जैसे हम बात करते हैं जैसे ईथर का ग्रुप है, ईथर के अंदर वो ऑक्सीजन है, सल्फर जैसे थायो ईथर है ना, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, नाइट्रोजन हैं, इनके अंदर जहाँ जहाँ पर भी ये एटम्स हैं तो वहाँ पर जो है वो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हमें मिलेंगे, वो कि उसकी जो वेवलेंथ है वो करीब 190 नैनोमीटर के अराउंड होती है। इट इज़ अराउंड 190 मिली माइक्रॉन। देयर आर नो सेट रूल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोफोर्स। देखिए कोई आइडेंटिफिकेशन क्रोमोफोर को आइडेंटिफाई करने का कोई स्पेसिफिक लॉ जो है वो नहीं है। The change in position as well as the intensity of absorption depends upon a large number of factors. Following points may be helpful. देखिए कुछ चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए, जैसा है स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ ए बैंड नियर 300 नैनोमीटर और मिली माइक्रोन में कंटेन 2 और 3 कॉन्जुगेटेड यूनिट्स। जैसे मान लीजिए 300 नैनोमीटर के आसपास में अगर हमें कोई पीक मिल रहा है तो हम क्या सोच सकते हैं कि उसके अंदर कॉन्जुगेटेड यूनिट्स हैं, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स जो हैं वो आपस में कॉन्जुगेशन में है, या एक डबल बॉन्ड है और एक कोई कार्बोनाइल ग्रुप हो सकता है। तो इस तरह के कॉन्जुगेशन जो है वो जहाँ पर होता है वहाँ पर हमें लगभग 300 नैनोमीटर के पास में हमें सिग्नल मिलता है। एब्जॉर्प्शन बैंड्स दूसरा है, एब्जॉर्प्शन बैंड्स नियर 270 to 350 नैनोमीटर विद वेरी लो इंटेंसिटी, जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो कितनी है, 10 से लेके 100 के बीच में है, आर ड्यू टू N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, जिसको हम आगे जो आने वाली टेबल है उसमें देख सकते हैं। सिंपल कॉन्जुगेटेड क्रोमोफोर्स सच एज डाइन्स, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स हैव हाई एप्सिलॉन मैक्स वैल्यू दैट इज 10,000 to 20,000, और एब्जॉर्प्शन विद लेमडा मैक्स बिटवीन 1000 to 10,000 shows an aromatic system. When aromatic nucleus is substituted with the groups which are when aromatic nucleus is substituted with groups which can extend the chromophore, the absorption occurs at still higher value of extinction coefficient. जैसे हम कोई देखते हैं कोई ग्रुप है अगर एरोमेटिक के साथ में जुड़ा है बाहर की तरफ और वो क्रोमोफोर को एक्सटेंड कर रहा है तो उससे एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट यानी कि उसकी इंटेंसिटी जो है वो भी बढ़ जाती है। द प्रेजेंस ऑफ ए कंपाउंड और ए फंक्शनल ग्रुप कैन बी कन्फर्म्ड बाय अदर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स। जैसे कोई दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से भी हम जो है जो कंपाउंड और फंक्शनल ग्रुप जो है उसको हम कंफर्म कर सकते हैं। ऑल कंपाउंड्स विद द सेम फंक्शनल ग्रुप विल एब्जॉर्ब एट अ सेम वेवलेंथ with nearly the same extinction coefficient if the disturbing factors such as conjugation, substituent etc. are absent. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए अगर हमारे पास में दो कंपाउंड्स हैं, दोनों में लगभग सेम फंक्शनल ग्रुप हैं, तो उनकी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम स्पेक्ट्रा लेंगे तो वो स्पेक्ट्रा जो है उसकी वेवलेंथ जो है वो लगभग सेम आएगी और उसका एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू भी सेम होगी। अगर उसमें कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर्स जैसे कॉन्जुगेशन या सब्स्टिट्यूएंट वगैरह प्रेजेंट नहीं है तो वो सेम वैल्यू पर एब्जॉर्बेंस शो करेंगे। सम ऑफ द क्रोमोफोर्स विद देयर रिस्पेक्टिव एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एंड एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट्स आर गिवन इन द टेबल। देखिए मैंने जैसे आपसे बोला था कि टेबल है, इस टेबल को हम देख सकते हैं। इस टेबल से हमें पता लगेगा कि कौन सा क्रोमोफोर उसमें कौन कौन से ट्रांजिशंस मिलते हैं और वो लगभग कितने वेवलेंथ के ऊपर और कितनी इंटेंसिटी के ऊपर अपनी पीक जो है वो शो करते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम ब्रॉड कर लेंगे। तो जैसे क्रोमोफोर C डबल बॉन्ड C है, इसके लिए ट्रांजिशन जो है वो होगा पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। ये करीबन 175 नैनोमीटर के पास में हमें जो है सिग्नल देंगे और इसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी अच्छी होगी, 15,000 के आसपास।
फिर उसके बाद में C ट्रिपल बॉन्ड C यानी एसिटाइलिक है, इसमें दो प्रकार के हमें पाई से पाई स्टार ट्रांजिशंस मिलेंगे। एक मिलेगा 175 के अराउंड और दूसरा मिलेगा 196 के अराउंड, जिनकी इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, 10,000 एंड 2,000 के आसपास होती है। इसी तरह से फिर C डबल बॉन्ड O जो है, इसमें हमारे को तीन तरह के ट्रांजिशंस मिलते हैं, N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। तो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस मिलता है 160 नैनोमीटर के पास में, इंटेंसिटी होती है 18,000। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड अराउंड 180 विद द इंटेंसिटी ऑफ 10,000। और N2 पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो लगभग 280 नैनोमीटर के पास में मिलता है और इंटेंसिटी इसकी काफ़ी कम होती है क्योंकि ये फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं। इसी तरह से जो है नाइट्रो एल्केन्स के अंदर जो है वो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन जो होता है वो 200 नैनोमीटर के पास में मिलता है, जिसकी इंटेंसिटी 5000 होती है। और N से पाई स्टार ट्रांजिशन जो हैं वो हमें मिलते हैं जो कि 275 के अराउंड मिलते हैं और इनकी इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है। और फिर हम बात करते हैं जैसे COH ग्रुप के अंदर, तो इसके अंदर जो है हमें ट्रांजिशंस जो हैं वो जो मिलता है वो है N से पाई स्टार ट्रांजिशन, इंटेंसिटी जो है इसकी काफ़ी कम होती है 60, और ये वैल्यू जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें 204 के अराउंड। देखिए ये ट्रांजिशन जो है ये पाई टू N से पाई स्टार ट्रांजिशन की हम बात करते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे एजो ग्रुप के अंदर, इसमें N से पाई स्टार ट्रांजिशन जो हमें मिलता है वो मिलता है 338 के अराउंड और उसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है। फिर है एमाइड ग्रुप है, इसके अंदर दो प्रकार के ट्रांजिशंस मिलते हैं, एक मिलता है N से पाई स्टार एक मिलता है, पहला मिलता है पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, जो यहाँ गलत प्रिंटिंग है उसकी, वो 178 और जिसकी इंटेंसिटी जो होती है वो 9500 के आसपास होती है। और दूसरा ट्रांजिशन है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन जो कि 220 नैनोमीटर पर मिलता है और उसकी इंटेंसिटी कम होती है। तो देखिए सामान्य रूप से जो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हमने ये डिफरेंट क्रोमोफोरिक ग्रुप्स और उनकी ट्रांजिशन कौन सा है, उसका एब्जॉर्प्शन रेंज कौन सी है और उसकी वेवलेंथ कौन सी है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, इसको हमने इस टेबल के माध्यम से देखा है। तो ये क्रोमोफोर जो हैं वो किसी कंपाउंड के लिए, ज़्यादातर कंपाउंड्स में जो है वो एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और क्रोमोफोर के अंदर भी हम देखते हैं कि जब दो क्रोमोफोर मिल जाते हैं तो एक बड़ा क्रोमोफोर बन सकता है, और अगर क्रोमोफोर के साथ में मान लीजिए कोई दूसरा क्रोमोफोर मिल जाता है तो जिसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ क्रोमोफोर। तो ये है क्रोमोफोर के संबंध में। इसके आगे जो और दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे ऑक्सोक्रोम है, डिफरेंट जो शिफ्ट्स ऑफ ट्रांजिशंस हैं, इनके बारे में हम अगले टर्न पे बात करेंगे। तो आप सभी जो है ये जो टॉपिक्स हैं इनको जो आपके समक्ष बताए गए इनको आप ध्यान से पढ़िए। ये बेसिक फंडामेंटल बातें हैं जो हमारे स्पेक्ट्रा एवोल्यूशन में भी हमारे काम में आएंगी, और इसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं उसके आंसर करने के लिए भी हमारे लिए ज़रूरी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।